मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट जो पावर सिस्टम थर्ड है उसका यूनिट फर्स्ट लोड एंड लोड कर्व्स चैप्टर का कुछ पार्ट हमने कर लिया था। अब कुछ जो बचा हुआ पार्ट है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एंड टर्म्स उसको आज हम देख लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने लोड किस प्रकार के होते हैं और लोड का हमारे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, जनरेटिंग स्टेशन सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसको किस तरह मैनेज करना है और किस तरह की उनमें क्रोनोलॉजी होती है, मतलब टाइम के साथ किस तरह वेरिएशन आते हैं। तो उन प्रकार के फैक्टर को समझने के लिए हमने कई प्रकार के कर्व्स भी समझ लिए थे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा लोड क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व और मास कर्व और एनर्जी पावर कर्व। तो इन कर्व से हमें पावर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको कुछ हद तक समझने में सहायता मिलती है और उसी प्रकार से हमें एक अपनी प्लानिंग बनाने में भी सहायता मिलती है कि किस प्रकार हमें अपने पावर सप्लाई को मतलब इस तरह मैनेज करना है कि ज़्यादा इफ़िशियंसी और ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपने कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो आज हम इसके जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है इस यूनिट फर्स्ट का उसको हम देखेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे इसमें क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मतलब कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे और उन फैक्टर्स से हमें समझने में सहायता मिलेगी किसी भी एक क्षेत्र के लिए, किसी भी एक लोड के लिए या लोड क्षेत्र के लिए, लोड एरिया के लिए हमें ये सहायता मिलती है कि वो उस लोड में क्या किस तरह उस फैक्टर से हमें सहायता मिलेगी कि ये लोड किस तरह का है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम इस यूनिट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लोड का किस तरह से किस तरह से वेरिएशन है उसके। ठीक है, और उसका मतलब एक तरह से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फैक्टर है, जैसे कि आपको अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हम इसको करते हुए जाएंगे। तब पहला हमारा पास फैक्टर है कनेक्टेड लोड्स। ये कोई फैक्टर नहीं है, ये हमारे पास टर्म्स हैं। हम इसमें टर्म्स और फैक्टर्स दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। तो पहली हमारे पास जो टर्म्स आती है वो होती है कनेक्टेड लोड्स। अब हमें समझने की जरूरत है कि कनेक्टेड लोड्स क्या होते हैं। तो कनेक्टेड लोड से हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि लोड में जितने जो हमारे लोड लगे हुए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर क्षेत्र या फिर इंडस्ट्री या कुछ भी है जिसके बारे में हमको हमारा अध्ययन करना है, तो उसके अंदर कनेक्टेड लोड से मतलब ये है कि जो एट दैट टाइम जब हम लोड दे रहे हैं तो उस टाइम पे कितने लोड्स उस पर कनेक्टेड हैं, सिस्टम से कनेक्टेड है, जनरेटिंग स्टेशन से कितने लोड कनेक्टेड है। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि हमारा एक घर है, घर के अंदर फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, एसी है, हीटर है, सब कुछ है। तो सारे लोड जितने भी हैं वो कनेक्टेड हैं, वो कितने भार के हैं उन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो वो जितने भी इसका योग आता है वो कहलाता है कनेक्टेड लोड्स। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सारे एक साथ चल रहे हो। ठीक है, सारे एक साथ लोड चल रहे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक टर्म को मान के चल रहे हैं कि कनेक्टेड लोड्स होते क्या हैं। कनेक्टेड लोड्स होते हैं जितने भी लोड्स हमारे पास कनेक्टेड हैं, मतलब रेडी हैं पावर को यूज करने के लिए, लोड को यूज करने के लिए, जनरेटिंग से जो पावर आ रही है उस पावर को यूज करने के लिए ऑल द टाइम रेडी हैं। जितने भी लोड जो कनेक्टेड हैं यदि उनमें स्विच ऑन कर दिया जाए तो तुरंत पावर को अब्जॉर्व करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार के जितने भी लोड रेडी हैं हमारे पास पावर को कंज्यूम करने के लिए तो उन्हें हम बोलेंगे कनेक्टेड लोड्स। ठीक है, तो ये आपके बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे कि ये एक रूम की मैंने आपको बताई दी बात। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सर्दी में जैसे हीटर चलाते हैं और गर्मी के अंदर एसी चलाते हैं और हम दोनों को एक साथ तो नहीं चलाते। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ नहीं चलाते, इसका मतलब ये लोड कनेक्टेड तो है, दोनों को जोड़ देंगे तो कनेक्टेड लोड आ जाएंगे पूरे, लेकिन जरूरी नहीं दोनों एक साथ चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कनेक्टेड लोड, एक टर्म्स हो गई, इसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम सीधे इस तरह समझेंगे, कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि विद्युत सप्लाई से कनेक्टेड के संयोजित सभी विद्युत उपकरण निरंतर दर के योग को हम क्या कहते हैं, वो कनेक्टेड लोड्स कहते हैं, कंटिन्यूस रेटिंग को। ठीक है, ये कुछ अपन सीधी भाषा में समझ के चलेंगे। ठीक है,
अब दूसरी चीज है, दूसरी टर्म्स क्या है हमारे पास, कनेक्टेड लोड फैक्टर। इसमें हम केवल टर्म्स एवं कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम समझेंगे। तो कनेक्टेड लोड फैक्टर क्या होता है कि औसत इनपुट किसका, किलोवाट का, और कनेक्टेड लोड्स का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। ठीक है, अब ये फैक्टर है केवल सिंपल दो चीजों का अनुपात होते हैं। ये किसका अनुपात है, ये औसत इनपुट, औसत हम जो हमारे पास पावर में यूज की गई है इनपुट के अंदर, ठीक है, और कनेक्टेड लोड का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, लोड फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और कनेक्टेड लोड फैक्टर भार गुणक और मांग गुणक का मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, लोड फैक्टर। अब ये औसत भार क्या होती है, औसत मांग क्या होती है, औसत मांग मतलब कि किसी समय में हमारे पास कुछ जो हमारे पास डिवाइस थे वो ऑन स्थिति में थे, जबकि कुछ ऑफ में थे, और कुछ देर बाद हमने इसको लोड को कम कर दिया और किसी समय हमने लोड को बढ़ा दिया। तो जिसका औसत लोड है, औसत देखा जाए पूरे दिन भर का, उसके अंदर समय का भाग लगा दिया जाए, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो कौन सी पावर होगी, औसत पावर होगी। ठीक है, औसत जो लोड हम यूज ले रहे हैं दिन भर का, उसे हम औसत लोड कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए जो दिन भर की एनर्जी है, जो दिन भर की एनर्जी हमने पूरी यूज ली, उसमें यदि पूरे जितने भी समय तक हमने यूज ली, तो उस समय का हम जिसका औसत निकालना चाहते हैं उसका भाग लगा देंगे, तो हमें जो पावर मिलेगी वो औसत पावर भार कहलाएगा। मतलब इतना बार हम औसतन यूज कर ही रहे हैं, इससे कहने का मतलब ये है। और कनेक्टेड लोड से आपको मतलब पता ही है ही। ठीक है, तो इस प्रकार ये लोड फैक्टर आपके, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो सॉरी, ये जो कनेक्ट लोड फैक्टर है, ये लोड फैक्टर नहीं, कनेक्टेड लोड फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के लोड फैक्टर होते हैं, एक तो कनेक्टेड लोड फैक्टर और एक लोड फैक्टर। जो कनेक्टेड लोड फैक्टर है वो होता है कनेक्ट लोड फैक्टर इनटू मांग डिमांड फैक्टर। अभी डिमांड फैक्टर क्या होता है इसको हम अभी समझते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरा प्रकार की जो टर्म है वो है मैक्सिमम डिमांड। कौन सी डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। इस मैक्सिमम डिमांड से हमारा क्या मतलब है, देखिए, किसी जो हमारी डिमांड है, किसी कंज्यूमर लोड सेंटर की जो डिमांड है, जो दिन भर में जो क्रोनोलॉजी अगर देखी जाए तो कभी कम और कभी ज्यादा, 24 घंटे की क्रोनोलॉजी बनाई जाए तो कभी कम और कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ठीक है, तो इस प्रकार की क्रोनोलॉजी के अंदर यदि आप मैक्सिमम डिमांड निकाल रहे हो 24 घंटे के अंदर अंदर, तो 24 घंटे के अंदर वह डिमांड जब मैक्सिमम हो तो उस डिमांड के मान को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं। सिंपल होता है। ठीक है, जो सबसे अधिक मांग जो हमारी होगी जब क्रोनोलॉजी के 24 घंटे का जब क्रोनोलॉजिकल कर्व बनाएंगे, तो उस दरमियान जो मैक्सिमम डिमांड हमारी होगी, उस मैक्सिमम डिमांड को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इस क्रोनोलॉजी के दौरान, ठीक है, ये कभी कम और कभी ज्यादा, उस स्थिति के अंदर जब सबसे ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब इसको हम क्या समझते हुए चलेंगे, और यही चीजें हमारे आगे जो लोड फैक्टर्स हम निकालेंगे उनमें काम आएगी। और ये जो लोड फैक्टर्स है ना, ये सबसे सिंपल है, और सबसे सिंपल भी है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको ढंग से समझते हुए चलिए, और इनको एक एक फैक्टर को आप याद करते हुए चलिए उनको, और हम जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो ये आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम डिमांड आपके समझ में आ गई। एक कनेक्टेड लोड्स आ गया, कनेक्टेड लोड के बाद कनेक्टेड लोड फैक्टर हो गया। इसको आप थोड़ी देर
नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में समझा देंगे, लेकिन आपके दो चीज़ तो समझ में आ गई होगी, कनेक्टेड लोड्स एंड मैक्सिमम डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो अब जो चौथी प्रकार की चीज हमारे पास समझने की चीज है वो है डिमांड फैक्टर। अभी डिमांड फैक्टर क्या है, देखिए डिमांड फैक्टर मतलब मांग गुणक, डिमांड फैक्टर मतलब मांग गुणक बराबर मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड्स। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके समझ में आ रही हैं, और इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसमें क्या है, मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम किसी भी कनेक्टेड लोड्स, जितने भी लोड्स कनेक्टेड हैं, तैयार हैं, रेडी हैं लोड को कंज्यूम करने के लिए, उन्हें बोलेंगे कनेक्टेड लोड्स। एंड मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड्स के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फैक्टर। फिलहाल आप इसको केवल समझिए, और फिर इसके अंदर एक चीज और देखने की जरूरत है कि कनेक्टेड लोड का मान हमेशा मैक्सिमम डिमांड से तो अधिक होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए क्यों होगा, आप खुद सोचिए कि कनेक्टेड लोड तो वो लोड है जो मतलब सारे कनेक्टेड है, मतलब रेडी है पावर कंज्यूम करने के लिए, लेकिन हमेशा सभी ऑन नहीं है। इसका मतलब कनेक्टेड लोड्स हमेशा किससे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा ही होंगे। इसलिए अगर इसका मान ज्यादा होता है इससे, तो इसका मतलब डिमांड फैक्टर का मान हमेशा एक से कम ही होगा। किससे कम होगा, केवल एक से कम ही होगा। अब जैसे कि आप एक न्यूमेरिकल को समझिए। ठीक है, तो एक जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक शक्ति तंत्र, एक पावर सिस्टम पर अधिकतम मांग क्या है, 800 मेगावाट, मतलब इतनी मेगावाट शक्ति इसमें मैक्सिमम डिमांड में रहती है कभी कभी। ठीक है, पूरे 24 घंटे के अंदर कभी कभी कितनी डिमांड चली जाती है, मैक्सिमम डिमांड, और उसको हम नोट कर लेते हैं कितनी, 800 मेगावाट। ठीक है, और उससे कनेक्टेड लोड कितना है, उससे संबंध भार है 1000 मेगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट हो क्या, कितना है, कनेक्टेड है, लेकिन सारा का सारा कंज्यूम नहीं हो रहा। अधिकतम डिमांड के टाइम पे जरूरी नहीं कि कनेक्टेड लोड्स के सारे लोड्स ऑन स्थिति में हो। ठीक है, कुछ बंद स्थिति में भी होंगे। ठीक है, इसलिए जो कनेक्टेड लोड का मान था वो तो कांस्टेंट रहेगा 1000 मेगावाट, और 800 मेगावाट क्या है, उसकी मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि मांग गुणक क्या होगा, तो डिमांड फैक्टर स्थिति में क्या होगा कि 800 अपॉन 1000। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड बराबर 0.8। इसका मतलब इसका मान 1 से कम ही आता है, और इसके प्रकार हम इसमें डिमांड फैक्टर के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको समझो। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास समझने की चीज है वो है औसत भार। औसत भार को हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज लोड। ठीक है, औसत भार, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैनिक औसत भार होता है, एक मासिक औसत भार, एक वार्षिक औसत भार। ठीक है, तो किसी भी दिए हुए समय में उपयोग की गई ऊर्जा उस समय से विभाजित करने पर क्या निकल के आता है हमारे पास, औसत भार। ठीक है, जो टोटल ऊर्जा हो गई किसी भी समय, जब हम किसके पावर निकालेंगे किसी भी समय के लिए, किसी भी मासिक के लिए या फिर दैनिक के लिए या फिर किसी घंटे के लिए, तो उसके अंदर यदि मेरे को पावर निकालनी है, एवरेज लोड निकालना है, तो एवरेज लोड का मान कितना होगा, उस टाइम के दरमियान कितना एवरेज था, मतलब कितना एवरेज, तो कितना एवरेज हमारे पास डिमांड जा रही थी, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर दैनिक का है, दैनिक का हमको औसत भार निकालना है, तो क्या करना है, दैनिक मतलब दिन भर का, तो दिन भर में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी ऊर्जा उत्पादित की गई, एक दिन में कितनी ऊर्जा उत्पादित, इसको किलोवाट हावर में, तो टोटल ऊर्जा अपॉन 24 घंटे का जब भार लगाते हैं तो हमें जो मिलती है वो कौन सी भार होता है,
औसत दैनिक भार होता है। ठीक है, दैनिक औसत भार मतलब दिन भर का। दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब यदि यही भार, औसत भार हम किसी महीने के लिए निकालें तो उसको लिए हम क्या करेंगे? 24 इंटू 30 मतलब कितने घंटे होते हैं टोटल महीने में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? दिन इंटू घंटे। तो हमारे टोटल हावर्स का हम भाग लगा देंगे टोटल ऊर्जा में जो पूरे महीने भर के अंदर यूज ली गई है, तो जो निकल के आएगी वो होगी मासिक औसत भार। और यदि इसी को हमने 365 इसको मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 इंटू 12 महीने, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरा कितना घंटे आ जाएंगे? वर्ष में कितने भी घंटे होते हैं, जितने भी घंटे होते हैं वो निकल के आ जाएंगे। और इन घंटों को, जो घंटे हैं पूरे, इनका भाग लगा दूं मैं टोटल जो मेरे पास एनर्जी मैंने वर्ष भर में यूज ली है उसके अंदर, तो जो औसत जो भार निकल के आएगा वो कौन सा भार होगा? वो वार्षिक औसत भार होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप ये समझ के चलिए कि ये कोई लोड है, ये क्रोनोलॉजी है किसकी? महीने भर की। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से चल रही है। ठीक है, अब ये दिन भर का जो औसत भार है वो कभी कम और कभी ज़्यादा है। लेकिन अगर यदि मैं इस टोटल का एरिया को निकाल के इसमें मैं 24 घंटे जो हावर्स का भार लगा दूं तो मेरे पास जो एनर्जी मिलेगी वो एक कांस्टेंट एनर्जी होगी और वो बताएगी औसत भार को जो इस टाइम के दौरान यूज ली गई है। औसत भार को मतलब ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर, ये कम ये ज़्यादा है, ये उसको एवरेज निकालने में सहायता करती है। तो हम एवरेज लोड भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट जो फैक्टर देखने वाले हैं वो है लोड फैक्टर। पिछली बार जो हमने फैक्टर देखा था वो था कनेक्टेड लोड फैक्टर, और ये है लोड फैक्टर। इसका मान क्या होता है कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। ठीक है, एवरेज लोड किसी भी, और अब यदि इस एवरेज लोड और पीक लोड में मैं टी का भाग लगा दूं, टी का ऊपर नीचे भाग मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो एवरेज लोड इनटू टाइम्स है ये निकल के आता है टोटल एनर्जी ड्यूरिंग दिस 24 हावर्स। ठीक है, तो अब ये 24 हावर्स के दौरान जितनी भी एनर्जी यूज ली गई है वो मेरे पास आ जाएगी, और नीचे मेरे पास जो फैक्टर आएगा वो पीक लोड इनटू टाइम। तो ये भी एक तरह से लोड फैक्टर को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो एवरेज लोड फैक्टर है एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, तो एवरेज लोड का मान हमेशा पीक लोड से तो कम होगा ही होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका वेरिएशन किस टाइप का है। ठीक है, आपका वेरिएशन किस टाइप का है तो उस पर डिपेंड करता है लोड फैक्टर का मान। एवरेज लोड का मान हमेशा ये तो कम होगा ही होगा, एक से ज्यादा तो नहीं होगा, एक से कम ही होगा। तो इसका लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 या फिर इक्वल। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका वेरिएशन किस टाइप का है। यदि आपका जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है वो यदि इस प्रकार बनाया जाए पूरे दिन भर का 24 आवर्स का, यदि इस प्रकार वेरिएशन आते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम जो लोड होगा वो ये होगा, पीक लोड होगा, और जो एवरेज लोड होगा वो यहां पे होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पहले की बजाय कम हो रहा है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन कम है, और वेरिएशन कम है तो इसका मतलब जो लोड फैक्टर है इसका मान लगभग 1 के आसपास आएगा, या फिर 1 से तो कम आएगा ही, लेकिन 1 से थोड़ा हल्का सा कम आएगा। इसका मतलब ये जो वेरिएशन है वो कम हो जाता है, और वेरिएशन कम हो जाता है इससे मतलब हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर लोड फैक्टर का मान बढ़ गया है। ठीक है, लोड फैक्टर का मान, ये हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो सिस्टम कैसा हो, इसमें मैक्सिमम क्या हो, लोड फैक्टर हो। और यदि इसके अंदर वेरिएशन अधिक होंगे तो इस गैप का मान अधिक होगा। अब मान लीजिए जैसे कि इस प्रकार का कोई क्रोनोलॉजी का लोड कर्व है जिसमें कभी तो मैक्सिमम डिमांड इतनी हो जाती है और कभी गिर के बिल्कुल नीचे हो जाती है, और फिर मान लो ये 24 हावर्स का यदि मैं फैक्टर बनाऊं, मतलब 24 हावर्स का मैं क्रोनोलॉजिकल कर्व बनाऊं,
तो जो ये मैक्सिमम सी डिमांड हो गई, ये मैक्सिमम पीक लोड हो गया, ये पीक लोड हो गया, और एवरेज लोड यहाँ के आसपास आएगा, इस इधर आएगा बीच में, लगभग बीच में। तो इसमें वेरिएशन कितना हो गया, बहुत अधिक हो गया। और इतने वेरिएशन से क्या होता है, लोड फैक्टर का मान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मान क्या कोशिश की जाती है कि 1 के आसपास हो। ठीक है, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू, मतलब इसको यदि 0 के आसपास की या फिर 0.5 के आसपास किया जाए तो ये एक अच्छी हमारी मैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा विद्युत सप्लाई के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे कि आप अब आपको ये चीज़ समझ के चलिए। जैसे मान लो पीक लोड है, ये पीक लोड यहाँ पे आता है, तो मेरे को जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, जो हमको पावर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट, जो हमारी पावर कैपेसिटी होगी, वो इस पीक लोड के अनुसार लगानी होगी। पीक लोड के अनुसार ही मुझे पूरी कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, और उसके अनुसार ही मुझे फिक्स्ड कॉस्ट उसमें लगानी पड़ेगी जनरेटिंग स्टेशंस के अंदर। उसी के हिसाब से मुझे पीपल्स रखने पड़ेंगे, जो ऑपरेटर्स होंगे वो रखने पड़ेंगे। उसके अंदर मुझे उसी हिसाब से मशीनें रखनी पड़ेंगी उसी रेटिंग की। ठीक है, और उसी तरीके से उसी रेटिंग का मेरे पास पूरा सेटअप होगा, और बस, है ना। और वो मुझे ऑलवेज रेडी रखना पड़ेगा कि कब पीक लोड में डिमांड आ जाए और कब मैं इसको स्टार्ट करूं। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो किसके अनुसार आ रही है, पीक लोड के अनुसार। आपने जो कॉस्ट लगाई है, किसी भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो फिक्स्ड कॉस्ट के अनुसार किया है। फिक्स्ड जो आपकी जो पीक लोड है उसके अनुसार आपने क्या है, फिक्स्ड अमाउंट उसके अंदर लगाया है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी कुछ भाग आप किसके अनुसार लगा रहे हो, पीक लोड के अनुसार लगा रहे हो। ठीक है, बस आप उसके अंदर फ्यूल नहीं दे रहे। ठीक है, फ्यूल हम हटा देंगे, लेकिन फ्यूल एक ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं है, इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जो आपकी कॉस्ट को आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन होता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आप उस फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे हो, उसमें मतलब ऑपरेटर्स लगा रहे हो, उनको वेजेस दे रहे हो, उनकी बड़ी बड़ी रेटिंग की मशीनें लगानी पड़ रही हैं, सब कुछ आपको एक अधिक कॉस्ट में करना पड़ रहा है। और जबकि आपके पास और मान लीजिए कभी आपके पास पीक डिमांड उतनी आई, लेकिन किसी टाइम पे हमारे पास पीक डिमांड बिल्कुल 0 के आसपास हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। उसके अंदर जो हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, या फिर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, वो हम उसके पैसे हमें जनरेटिंग स्टेशन वालों को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए इससे क्या होता है, एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये कॉस्ट बढ़ा देता है किसकी, किलोवाट आवर की। तो जनरेटिंग स्टेशन, तो फिर हम पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है कि उसकी एनर्जी की जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। कॉस्ट हावर, जो आपकी एनर्जी को जो यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट है आपकी किलोवाट आवर की, वो आप क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, ताकि उसका पैसा वसूल हो सके, फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा वसूल हो सके। तो अगर यदि आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, आपकी डिमांड चल रही है, ठीक है, एवरी क्रोनोलॉजी का चल रही है, और इस तरीके से चल रही है, तो दोनों में फर्क देखिए आप। अगर इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो इस वाली क्रोनोलॉजी में, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, लोड फैक्टर का मान कितना है, कम है, लोड फैक्टर का मान बहुत ही अधिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, तो पीक लोड और एवरेज लोड दोनों लगभग सेम है। तो इसका मतलब जो अधिक लोड, ये परसेंटेज भार गुणक, इसका मान जब कम होगा तो किलोवाट हावर एनर्जी, तो ये फैक्टर बनेगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे मैं भार गुणक का मान बढ़ाऊंगा, तो जैसे जैसे भार गुणक का मान बढ़ता है, ठीक है, उसी प्रकार किलोवाट आवर एनर्जी का मान क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर जो एनर्जी आ रही है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है ऑटोमेटिक ही। और यदि इसके अंदर लोड फैक्टर का मान में बहुत वेरिएशन है, इस लोड फैक्टर का मान बहुत कम है, तो कम होने से क्या होता है, इस किलोवाट आवर एनर्जी का मान बढ़ाना पड़ता है मजबूरन, न चाहते हुए भी कंज्यूमर्स को ज़्यादा
ज़्यादा कॉस्ट पर यूनिट उसको आरोपित करनी पड़ती है कंज्यूमर्स पर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कर्व है ये, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। तो इसका मतलब इससे हमें क्या क्या सहायता मिलती है इस लोड फैक्टर से? इस लोड फैक्टर से हमें विद्युत सप्लाई के मूल्य निर्धारण में कॉस्ट के जो हम निर्धारण करेंगे उसके अंदर में विशेष सहायता मिलती है। कॉस्ट का निर्धारण करते टाइम में हम ये देखते हैं कि लोड फैक्टर किस तरह का है। यदि लोड फैक्टर बहुत अधिक है तो हम इसके अंदर किलोवाट आवर की कॉस्ट को हम कम कर देते हैं ताकि हम कंज्यूमर्स के ऊपर भार न बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और कुछ टर्म्स एंड फैक्टर्स। धन्यवाद।